हेलो फ्रेंड्स, मैं आसमा एडवोकेट आसमा। आज आपको घर लेते समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। बड़े अरमानों से हम घर लेते हैं, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई, मेहनत, सेविंग लगाकर। तो ये ज़िंदगी का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन रहता है। तो सबसे पहला घर लेते समय हमें कौन से लोकेशन में घर चाहिए ये ध्यान रखना चाहिए। यानी आपको सिटी में चाहिए या थोड़े शांत एरिया में, थोड़े सिटी से दूर या सिटी के आउटसाइड भीड़ भाड़ के। अगर रेसिडेंशियल एरिया में चाहिए तो आपको पहले वहाँ का मार्केट रेट चेक करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आप कहाँ मार्केट रेट चेक कर सकते हैं, तो आपके शहर के सब रजिस्टर ऑफिस में रेडी रेकनन करके एक बुक रजिस्टर रहता है। वहाँ सब मार्केट रेट्स अवेलेबल रहते हैं, यानी लोकेशन के हिसाब से। तो वहाँ जाकर आप मार्केट रेट चेक कर सकते हैं। फिर आपको जो बिल्डर सेलर ने जो प्राइस बताई है उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। फिर अगर आपको कोई फ्लैट आपने पसंद किया है, आपको डिटेल्स पता है उसके बारे में, तो आप इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। यानी इससे आपको उसका पूरा हिस्ट्री पता चलेगा कि ये किसने बनाया, फर्स्ट ओनर कौन था। अगर रीसेल का फ्लैट आप ले रहे हैं तो इसका भी ओरिजिनल ओनर कौन है। अगर आपको वो जो ओनर है उसने आपको उसकी टाइटल डीड चेक करनी पड़ेगी। क्या उसने किसी से ख़रीदा है या उसको गिफ्ट में मिला है या उसको विरासत में बाय विल मिला है या पार्टीशन करके मिला है। और अगर मिला है तो उसका शेयर उसमें कितना है, सच में उस प्रॉपर्टी का ओनर है। ये सब बातें चेक करनी पड़ेगी। अगर कोई पावर ऑफ अटर्नी थ्रू वो बेच रहा है तो उसकी पावर ऑफ अटर्नी चेक करनी पड़ेगी। अगर बिल्डर के है तो बिल्डर को पावर्स है क्या सेल करने के, या सिर्फ उसको डेवलपमेंट के ही पावर्स थे। अगर कोई रीसेल कर रहा है तो उसको पावर्स है क्या, क्योंकि ज़्यादातर बाइंग एंड सेलिंग पावर्स क्लोज रिलेटिव को देते हैं, जो ब्लड रिलेशन में रहते हैं उनको देते हैं। तो ये पावर ऑफ अटर्नी आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर आप नया प्रोजेक्ट देख रहे हैं यानी अंडर कंस्ट्रक्शन, तो आपको उसका सैंक्शन प्लान चेक करना पड़ेगा कि ये प्लान के हिसाब से ये प्रोजेक्ट बन रहा है या बाद में उसने कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है, उसने अप्रूवल लिया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। अगर नहीं लिया होगा तो फिर बाद में आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलते वक्त। यानी पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वो मना कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है क्या, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है क्या। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट एजेंसी रहती है वो देती है। जब हमें सब डिपार्टमेंट से एनओसी मिलती है, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ है, सैनिटेशन, ये सब जो डिपार्टमेंट से जब वहाँ से एनओसी मिलती है तो हमको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद ही हम उधर रह सकते हैं, इसलिए ये सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें एनओसी और नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। एनओसी अगर सोसाइटी में आप ले रहे हो, फ्लैट देख रहे हो, तो एनओसी सोसाइटी हमको सेलर सोसाइटी से एनओसी वहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ये सेल करने में। अगर सोसाइटी नहीं तो एसोसिएशन भी हो सकता है। और नो ड्यू सर्टिफिकेट यानी इसका कोई ड्यूज बाकी नहीं है, उसका कुछ हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सर्विस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस चार्जेस कुछ देना बाकी नहीं है। और सेलर से हमको नो ड्यू सर्टिफिकेट बैंक से भी लेकर मांगना पड़ेगा। यानी उसने जब लोन निकाला होगा तो उसका लोन क्लियर है या नहीं, या आप लोन के साथ फ्लैट लेना चाहोगे, ये सब बातें देखनी पड़ेगी। नो ड्यू सर्टिफिकेट के बाद फिर आपको अगर वो फ्लैट पसंद आता है तो आप उसको ये सब डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद हाँ आप बैंक में भी रिपोर्ट बना सकते हो
बैंक वाले जब आप बैंक में जाके इंक्वायरी कर सकते हैं कि हमें ये फ्लैट लिया है और हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो लोन को अप्लाई करने के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स बैंक आपको देने पड़ेंगे। तो वो आपका रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट में भी आपके फ्लैट का प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर हो सकता है। तो और वो भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए नहीं, क्योंकि अगर सब कुछ क्लियर होगा तो ही बैंक लोन देगी, नहीं तो वो मना कर देगी। अगर बिल्डर का रेपुटेशन ख़राब है तो भी बैंक मना कर देगी। तो बैंक में जाके इंक्वायरी करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी डील फाइनल होती है तो आप उन सेलर को अपने बिल्डर को टोकन अमाउंट देते हैं। टोकन अमाउंट देने के बाद वो आपको इन रिटर्न अलॉटमेंट लेटर देगा। अलॉटमेंट लेटर में सब कुछ डिटेल लिखा रहता है, आपने कौन सी डेट पे कितना टोकन अमाउंट दिया, बाकी का पेमेंट आप कैसे करोगे, कब कब करोगे, कौन से डेट पे करोगे, आपके फ्लैट का डिस्क्रिप्शन, कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, उसका फेस डायरेक्शन, अगर पार्किंग लॉट है वो किस डायरेक्शन में है, उसका एरिया कितना है, ये सब बातें डिटेल्स में लिखी होंगी। तो ये अलॉटमेंट लेटर बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप एग्रीमेंट डीड बनाओगे, सेल डीड। अगर आपका सोसाइटी होगा तो डीड नहीं बनता, दूसरा डॉक्यूमेंट बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ रेट एंड इंटरेस्ट, यानी उसमें का एक आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा जब आपका डीड हो जाएगा, तो सेल डीड बनने के बाद। तो फिर आपको सब क्लॉजेस चेक करने पड़ेंगे कि सब में सबसे पहले इम्पोर्टेंट की सब डिटेल्स जो ओनर की दी हुई, अगर बिल्डर है तो बिल्डर की, सेलर है तो सेलर की, और कोई पार्टीज़ है कन्फर्मिंग पार्टी, उनकी सबकी डिटेल आपको चेक करनी पड़ेगी। फिर फ्लैट का डिस्क्रिप्शन ठीक से मेंशन किया है क्या, एरिया ठीक से मेंशन किया है क्या, ये सब बातें करके ही आपका एग्रीमेंट या डील होगा जो भी साइन करेंगे। तो उसके बाद फिर जब आप रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर ऑफिस जाएंगे तो स्टैम्प ड्यूटी ठीक से भरी है या रजिस्ट्रेशन फ़ी ठीक से भरी, ये सब बातें चेक करनी होती है। और फिर जो ओरिजिनल कॉपी है वो आप अपने सेलर से ले सकते हैं। तो और लास्ट डॉक्यूमेंट रहता है पोजीशन सर्टिफिकेट। अगर आप बिल्डर से ले रहे तो आपका बिल्डर आपको पोजीशन सर्टिफिकेट देगा, नहीं तो फिर आप रीसेल फ्लैट ले रहे तो आपका जो फर्स्ट ओनर होगा वो आपका जो उसके पास जो पोजीशन सर्टिफिकेट होगा वो आप उनसे ले सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो घर फ्लैट ख़रीदने के बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। बाद में आगे चल के आप रीसेल करोगे, उस करना चाहोगे तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका एग्रीमेंट और क्या क्या क्लॉजेस इसमें डीड में एग्रीमेंट बनाते वक्त हमें ध्यान रखने होंगे, अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।